आज की वीडियो के इंट्रोडक्शन के रूप में हम बताते हैं कि 173(3) बीएनएसएस में सरकार ने अपराधों के एक नए वर्ग को परिभाषित किया था। इस वर्ग में वे अपराध आते हैं जिनकी सजा 3 वर्ष या उससे अधिक है, लेकिन वह 7 वर्ष से कम है। अपराधों के इस वर्ग में इन्वेस्टिगेशन की विधि भी नहीं दी गई है और यह विधि पहले पुराने सीआरपीसी में नहीं हुआ करती थी। इस विधि में एक प्रिलिमिनरी पुलिस इंक्वायरी की बात की गई है। इस प्रिलिमिनरी पुलिस इंक्वायरी को किसी भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन के द्वारा किया जा सकता है और इसको करने से पहले डीएसपी या उससे उच्चतर पुलिस अधिकारियों की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। इसमें आज हम यह देखेंगे कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इस प्रिलिमिनरी पुलिस इंक्वायरी की बाबत एक पुस्तिका की गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसको हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी भी कह सकते हैं। यह एक पुस्तिका है जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जारी किया है। आप इसमें यह देखेंगे कि सरकार ने किस तरह से चतुराई करके प्रिलिमिनरी पुलिस इंक्वायरी की सारी जानकारी ट्रायल कोर्ट व संबंधित मजिस्ट्रेट के सुपरविजन से बाहर रखी है। इस परिवर्तन से कोर्ट की शक्तियों में भारी कमी आई है और पुलिस की शक्तियां बेतहाशा बढ़ गई हैं। इससे बीएनएसएस के विभिन्न प्रावधानों के बीच में भी अंतर्विरोध पैदा हो गया है। कैसे हुआ है यह हम इस वीडियो के आखिर में कहीं आपको बताएंगे। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी या गाइडलाइंस की एक प्रस्तावना दी गई है और इस प्रस्तावना में लिखा है कि यह एसओपी पुलिस अधिकारियों व अन्य संबंधित पुलिस कर्मियों के लिए बीएनएसएस की प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की समुचित समझ पैदा करने के लिए बनाई जा रही है। आगे लिखा है कि बीएनएसएस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय किए गए प्रसिद्ध केस ललिता कुमारी से अगले स्तर पर जाकर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की विस्तृत विधियों को समझाएगा। इन गाइडलाइंस के द्वारा पुलिस सब कानूनों के प्रति समर्पण, ईमानदारी और निष्ठा को दिखाते हुए इन प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज को पूरा कर सकेगी। आगे इस प्रस्तावना में लिखा है कि यह एसओपी एक सुझाव रूप गाइडलाइन है जिसे पुलिस या एनफोर्समेंट या केंद्रीय संगठनों के अधिकारी प्रयोग कर सकेंगे। राज्यों की इकाइयां इन गाइडलाइंस के ऊपर आधारित अपनी स्थानीय जरूरतों को पूरा करने वाले संशोधन या जोड़ तोड़ भी कर सकेंगे। इस एसओपी या गाइडलाइन के स्कोप और डेफिनेशंस को बताते हुए इसमें आगे लिखा गया है कि यह एसओपी या गाइडलाइन उन सब पुलिस अधिकारियों व संबंधित कर्मियों पर लागू होगी जो बीएनएसएस के तहत दर्ज एफआईआर्स के रजिस्ट्रेशन व उसके इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए होंगे और उस संबंध में अपने काम कर रहे होंगे। साथ ही इसमें कुछ चीजों को परिभाषित किया गया है। पहली बात है जीरो एफआईआर। जीरो एफआईआर के बारे में कहा गया है कि इसे घटना स्थल की स्थिति पर ध्यान दिए बिना कहीं भी दर्ज करवाया जा सकता है। दूसरी बात जो इस एसओपी या गाइडलाइन में लिखी है वह ईएफआईआर की, इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर की परिभाषा लिखी है। इसकी बाबत लिखा है कि जिस एफआईआर को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रजिस्टर करवाया गया हो और जिस पर 3 दिन के भीतर सूचक के हस्ताक्षर लिए गए हों उसे इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर कहा जाएगा। इस एसओपी गाइडलाइन में इस प्रिलिमिनरी पुलिस इंक्वायरी को प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके द्वारा 3 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों में यह जानने के लिए किया जाएगा कि कोई प्रथम दृष्टया केस बनता है या नहीं बनता है और क्या इसमें पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। आप देखेंगे यहां इस बात ने इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बीच के अंतर को बिल्कुल समाप्त कर दिया है जिसे सीआरपीसी में संसद ने भी बनाकर रखा था और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में भी उस अंतर के ऊपर जोर दिया था। सरकार के द्वारा जारी इस गाइडलाइन या एसओपी को आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि इसमें प्रिलिमिनरी पुलिस इंक्वायरी की प्रोसीजर का वर्णन दिया गया है। इसमें लिखा है कि इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए डीवाईएसपी जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है या उससे ऊपर के अधिकारी को अपराध की प्रकृति व गंभीरता बताते हुए उस अधिकारी से अनुमति दी जाएगी। और कौन लेगा यह अनुमति? यह अनुमति ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन जिसे हम साधारण भाषा में एसएचओ कहते हैं उसके द्वारा ली जाएगी। यह अनुमति कभी भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा नहीं ली जाएगी
यह एसएचओ के द्वारा ली जाएगी। एसएचओ इस अनुमति को लेकर आगे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसको यह डेलीगेट कर देगा और यह प्रिलिमिनरी पुलिस इंक्वायरी 14 दिनों में कंप्लीट की जानी होगी। यह इंक्वायरी कंप्लीट होते ही यदि कोई केस बनता है जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जानी है और एफआईआर दर्ज की जानी है तो तत्काल पूर्ण इन्वेस्टिगेशन शुरू करना होगा और केस नहीं बनता है तो कंप्लेनेंट को इसकी बाबत पूरी सूचना देनी होगी। तो इस इंक्वायरी को करते हुए किन किन रिकॉर्ड्स को बनाया जाएगा उसकी बाबत भी इसमें लिखा हुआ है और उन रिकॉर्ड्स को कैसे बनाया जाएगा यह भी इस एसओपी या गाइडलाइन में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है सभी अनुमतियों को, सभी निष्कर्षों को और सभी निर्णयों को जो इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के दौरान या इसके संबंध में लिए गए हैं उनको रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। दूसरी बात लिखी है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की नियमित रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और ये उच्च अधिकारी कौन से होंगे? ये उच्च अधिकारी पुलिस के उच्च अधिकारी होंगे। यहां पर किसी जुडिशियल उच्च अधिकारी की बात नहीं की गई है। तीसरी बात लिखी है या तीसरे रिकॉर्ड के बाबत लिखा है कि इंक्वायरी की सभी जानकारियों को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा विभाग के सभी रिकॉर्ड्स में और सभी डेटाबेस में अपडेट किया जाएगा। रिकॉर्ड कौन से होते हैं? जो कागज पर तैयार फाइलें होती हैं और डेटाबेस कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से तैयार किए गए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज होते हैं, वे डेटाबेस होते हैं। तो वहां पर इस पूरी की पूरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की कार्रवाइयों को अपडेट किया जाएगा। अगली बात है कि इस प्रिलिमिनरी पुलिस इंक्वायरी के दौरान अलग अलग ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। इसके ऊपर इस एसओपी या गाइडलाइन में 3 अधिकारियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जिक्र किया गया है। पहला अधिकारी है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन जिसको हम एसएचओ कहते हैं। दूसरा अधिकारी है डीवाईएसपी डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और तीसरा है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया है। पहली बात, डीजीपी के द्वारा प्रस्तावित प्रारूप में प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज का एक नया रजिस्टर मेंटेन करना होगा। कुछ समय पहले हमने आपको पुलिस के द्वारा मेंटेन किए जाने वाले रजिस्टर्स की बाबत बताया था। अब उन रजिस्टर्स में एक रजिस्टर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर बढ़ गया है। इस रजिस्टर में सभी प्रिलिमिनरी इंक्वायरियों के बारे में, कब अनुमति ली गई, क्या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की गई, किसके बयान दर्ज किए गए, क्या एविडेंस कलेक्ट किया गया और उससे क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ, ये सब बातें उस रजिस्टर में रिकॉर्ड की जाएंगी और यह रजिस्टर का प्रारूप वहां के जो भी डीजीपी होंगे वो निर्धारित किया करेंगे। दूसरी बात है, जनरल डायरी में भी इस इंक्वायरी का सार लिखा जाएगा और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर में डीजीपी के द्वारा निर्धारित प्रारूप में इस सारी की सारी जानकारी को रिकॉर्ड के रूप में मेंटेन किया जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखा है, उस क्षेत्र के डीएसपी से इंक्वायरी करने के लिए लिखित अनुमति प्राप्त की जाएगी और यह अनुमति ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन के द्वारा प्राप्त की जाएगी और साथ ही उन कारणों को भी लिखा जाएगा जिनके आधार पर इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को किए जाने की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट है, यदि यह प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 14 दिनों में कंप्लीट नहीं होती है तो तत्काल एफआईआर दर्ज की जाएगी। इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को 14 दिन में कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? यह वहां के एसएचओ या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन की होगी और यदि यह 14 दिन में कंप्लीट नहीं होती है तो तत्काल एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी। और अभी आप आगे देखेंगे कि उस एसएचओ के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, साथ ही साथ आईओ के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। एसएचओ की 5वीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है कि पूरी इंक्वायरी के दौरान और फिर एफआईआर रजिस्ट्रेशन के दौरान वर्तमान एसओपी या जो गाइडलाइन दी है इसके प्रावधानों पर चला जाना अनिवार्य होगा, इसको कोई भंग नहीं करेगा। छठी जिम्मेदारी के बारे में बताया गया है कि इस एसओपी या गाइडलाइन के प्रभावी संचालन के लिए एसएचओ को सभी आवश्यक सपोर्ट व संसाधन उपलब्ध करवाने होंगे। जो भी आईओ को चाहिए होगा वह एसएचओ को उपलब्ध करवाएगा। कहीं जाना है वाहन उपलब्ध करवाएगा, किसी दूरी पर जाना है तो वहां भोजन और रुकने की व्यवस्था भी एसएचओ ही करवाएगा। इसके बाद अगला स्तर आता है डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की जिम्मेदारियों का। इसमें 3 जिम्मेदारियां दी गई हैं।
पहली जिम्मेदारी है कि डीजीपी के द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का रजिस्टर यहां भी मेंटेन किया जाएगा। एक रजिस्टर कहां मेंटेन था? थाने में मेंटेन था। और दूसरा रजिस्टर कहां होगा? उसके डीएसपी के दफ्तर में दूसरा रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। दोनों में लगातार सिंक्रोनाइजेशन किया जाएगा। दूसरी जिम्मेदारी डीएसपी की होगी कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या एसएचओ से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए आवेदन प्राप्त होते ही 24 घंटों के भीतर लिखित अनुमति देनी अनिवार्य होगी। यदि अनुमति नहीं दी जाती है या संबंधित अधिकारी को सूचित नहीं होती है तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन एसएचओ को उस केस में एफआईआर दर्ज करनी अनिवार्य हो जाएगी। डीएसपी की तीसरी जिम्मेदारी होगी, यदि प्रस्तावित प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 14 दिन के भीतर कंप्लीट नहीं होती है तो इंक्वायरी करने वाले पुलिस अधिकारी को शो कॉज या कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और शो कॉज या कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक उत्तर न आने पर उस अधिकारी के खिलाफ विभागीय एक्शन लिया जाएगा और यह हर हालत में होगा। तीसरे स्तर पर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की जिम्मेदारियों की बात करते हैं। इनकी एक ही जिम्मेदारी बताई गई है और वह है कि अपने एरिया में की गई सब प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज का आकलन करना होगा और जहां जरूरी होगा मंथली क्राइम रिव्यू मीटिंग में उस पर उचित एक्शन लेना होगा या उचित निर्देश जारी करना होगा। अब इसके अलावा वो क्षेत्र आते हैं जहां पर यह एसओपी या गाइडलाइंस लागू नहीं होगी। प्रोहिबिशन फॉर दिस एसओपी और गाइडलाइंस। कुछ ऐसे कानूनी एरियाज होंगे जहां ये वाले एसओपी गाइडलाइंस काम नहीं करने वाले हैं। ऐसा पहला प्रमुख स्थान है जहां बीएनएस के सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, उसके बाद सेक्शन 70, 71, 74, 76, 77, 79, 124, 143 या सेक्शन 144 के अपराध पुलिस को सूचित किए जाएंगे। आपको याद होगा कि ये सारे के सारे अपराध महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध हैं। तो यदि किसी महिला के विरुद्ध किए गए अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है तो वहां पर यह प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने वाला प्रावधान लागू नहीं होगा। सीधा एफआईआर दर्ज करके उसमें उचित एक्शन लिया जाना होगा। जैसे ही सूचना प्राप्त होगी एफआईआर वैसे ही दर्ज की जानी जरूरी होगी। जहां यह एसओपी या गाइडलाइन लागू नहीं होगी, ऐसा दूसरा कानूनी क्षेत्र है शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 से संबंधित अपराधों का क्षेत्र। इन्हें हम SC/ST एक्ट 1989 से संबंधित अपराध भी कहते हैं। यहां भी पुलिस को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए यह सारी की सारी कार्रवाई नहीं करनी होगी। जैसे ही अपराध की सूचना मिलेगी पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करके उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। अब हम उन विषयों को देखते हैं जिनके कारण यह 173(3) बीएनएसएस का प्रावधान बहुत डरावना लगता है। 173(3) बीएनएसएस के प्रावधानों ने सारी शक्ति पुलिस के हाथों में केंद्रित कर दी है। आप देखेंगे इस एसओपी गाइडलाइन में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें कहा गया हो कि पहली बात प्रिलिमिनरी पुलिस इंक्वायरी के कागजात जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी दिखाए जाएंगे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि जो भी होगा वह कोर्ट की देखरेख से बाहर होगा। दूसरी बात है प्रिलिमिनरी पुलिस इंक्वायरी के कागजात चार्जशीट का भाग बनेंगे या नहीं बनेंगे इसके ऊपर कहीं किसी किस्म का कोई कानून नहीं है, ना मुख्य बीएनएसएस में है और ना ही इस तरह की जारी की गई एसओपी या गाइडलाइंस में है। इसका अर्थ है कि यहाँ इन्होंने एक अंधकार रखा है और यह समय आने पर सुप्रीम कोर्ट को स्वयं निर्धारित करना होगा कि इन कागजात को चार्जशीट का हिस्सा माना जाए या ना माना जाए। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे जिससे ये प्रावधान में बहुत डरावने लगते हैं कि प्रिलिमिनरी पुलिस इंक्वायरी के कागजात की एविडेंशियरी वैल्यू क्या हुआ करेगी। इस पर भी पूरा का पूरा बीएनएसएस और यह एसओपी गाइडलाइंस चुप हैं। क्यों चुप हैं इसका कोई आधार नहीं दिया गया है। यदि पुलिस वहां जाकर इंक्वायरी कर रही है, वहां से एविडेंस कलेक्ट कर रही है, बयान रिकॉर्ड कर रही है तो उसे कोर्ट की पहुंच से दूर क्यों रखा जा रहा है। चौथा पॉइंट है इस बाबत जो डराता है कि प्रिलिमिनरी पुलिस इंक्वायरी के दौरान इकट्ठा किया गया एविडेंस और एफआईआर के बाद दिए गए एविडेंस में क्या कानूनी अंतर हुआ करेगा और वह कानूनी अंतर क्यों हुआ करेगा, क्योंकि वही पुलिस ऑफिसर वहां गया, उसी ने वह एविडेंस पिक किया, उसी ने वह एविडेंस कलेक्ट किया, रिकॉर्ड पर लगाया, तो इन दोनों प्रकार के एविडेंस में
क्या अंतर होगा और वह अंतर क्यों होगा, यह ना तो बीएनएसएस में बताया गया है और ना इस एसओपी गाइडलाइंस में बताया गया है। इसके अलावा सीआरपीसी ने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बीच के भेद को बहुत स्पष्ट और आधारभूत मुद्दा बनाया था। केवल मजिस्ट्रेट के पास इंक्वायरी करने की ताकत थी, दूसरी कोई लीगल अथॉरिटी इस प्रकार की इंक्वायरी नहीं कर सकती थी। पुलिस केवल इन्वेस्टिगेशन कर सकती थी, जो वहां के सेक्शन 4 में डिफाइंड था, सेक्शन 4 सीआरपीसी में। लेकिन यहां क्या किया गया है, यहां बड़े बेलज्जत तरीके से सेक्शन 4 बीएनएसएस में इन्वेस्टिगेशन का तो शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन बहुत अनगढ़ तरीके से इसको कभी पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहा गया है, इस एसओपी में इसे एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन माना गया है। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कानूनी रूप से बिल्कुल दो अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन यहां इन दोनों चीजों के भेद को या तो लिखने वाले विद्वानों ने मिटा दिया है या सरकार के मन में कोई दूसरी भावना रही, जिसके कारण इस भेद को इन्होंने लिखा तो है लेकिन उसके ऊपर एक्ट अपोन नहीं किया है। ऐसा लगता है कि जिस विद्वान ने बीएनएसएस में प्रिलिमिनरी पुलिस इंक्वायरी का यह विचार दिया है, उसकी सेक्शन 4 बीएनएसएस और सेक्शन 210 बीएनएसएस को लिखने वाले विद्वान के साथ बोलचाल बंद थी। इसीलिए इनके विचार अलग अलग दिशाओं में भागते हुए नजर आते हैं। इनके आपसी विरोध पर कभी किसी नई वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी तो हमारे विद्वान व्यूअर्स स्वयं इन सेक्शंस को पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, ताकि हमें भी कुछ नई जानकारी प्राप्त हो सके। हमारा ध्येय है कि किसी पर झूठा आरोप ना लगे तो हम उसको बचा पाएं। इसलिए हम अपने हर मेंबर को हर मुमकिन कानूनी सहायता देते हैं, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, 138 एनआई एक्ट की बात को समझाते हैं। सिविल हो या क्रिमिनल हो, हर केस में हम आपकी मदद करते हैं। आप भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजकर मेंबर बनने का तरीका जान सकते हैं। अपने केस के विजेता बनने के लिए, बेहतरीन एडवोकेट बनने के लिए आप इंडियन लीगल सिस्टम की सहायता ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर सारी जानकारी आपको अपनी सरल भाषा में प्राप्त होगी। आप वेबसाइट को देखें और अध्ययन करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। प्रणाम।